So hello and welcome to Mittal Commerce classes. So dear students, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे और उम्मीद करता हूं कि शायद क्लियर हो भी गया होगा। कोई डाउट तो नहीं बचा ना? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एमपी टू एफसी, एफसी टू एमपी, क्या क्लियर है सब? एनी डाउट? चलिए, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही अगर आप एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे तो ये चैप्टर आपको सबसे मजेदार चैप्टर लगेगा एग्जाम में। आपको लगेगा कि इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। और यहाँ पर एक डाउट है, जो डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ डाउट रह गया है, छोटा सा डाउट है, क्लियर कर देते हैं। कल हमने एक बात डिस्कस की थी और मुद्दा ये था कि जब हम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट मूव करते हैं तो फॉर्मूला माइनस आईटी प्लस सब्सिडी होता है फैक्टर कॉस्ट तक जाने के लिए। लेकिन कई बार क्वेश्चन में वो आईटी और सब्सिडी देने की बजाय सीधा एनआईटी दे देता है। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनआईटी जो होता है बेसिकली इसका फॉर्मूला माइनस आईटी प्लस सब्सिडी होता है। तो अगर माइनस आईटी यहाँ पर 80 है और सब्सिडी है 10, तो वैसे तो फॉर्मूला तो यही लिखा जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होता है, आप जानते हैं। तो एनआईटी यहाँ पर कितना बचेगा आप बता दीजिए। अगर माइनस आईटी है और प्लस 10 सब्सिडी है तो एनआईटी यहाँ पर कितना बचेगा, इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। जल्दी से फटाफट, क्योंकि इतनी मैथ्स हम सबने पढ़ी है बेटा। तो यहाँ पर एनआईटी कितना बचेगा? एग्जैक्टली, क्योंकि फॉर्मूला माइनस आईटी प्लस सब्सिडी है तो यहाँ पर माइनस 70 बचेगा। यानी फॉर्मूले में जब आप एमपी से आगे जाएंगे तो माइनस यहाँ पर एनआईटी ही होगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है वो यहीं पर आ रहा है बेटा। ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर पहले ही आ चुका है। तो माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। और अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी होता है। यानी जो आईटी है 80, इसमें से सब्सिडी 10 लेस कर दीजिए तो एनआईटी कितना बचेगा? एनआईटी बचेगा 70। आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कभी माइनस में दिए हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले का पार्ट है। फॉर्मूले का पार्ट है कि एमपी माइनस एनआईटी। देखिए, मैं आज चीजें आपके लिए आसान बनाऊंगा, मुश्किल नहीं। मेरा काम है चीजों को आसान बनाना, मुश्किल बनाना काम नहीं है बेटा। तो आपके लिए आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में आईटी और सब्सिडी दोनों दिए हो, देखिए ज्यादा आप इसमें घूमेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इजी करना है चीजों को, मुश्किल नहीं करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस पर दिया हुआ है और आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है और सब्सिडी भी दी हुई है, तो आप यूज कीजिए माइनस आईटी प्लस सब्सिडी इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। और क्वेश्चन में अगर आपको एनआईटी दिया हुआ है, सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको वापस एमपी पे जाना है तो प्लस एनआईटी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। बस इतना सा याद रखना है, और मैं सोचता हूं कि इतना तो आपके लिए याद रखना कोई मुश्किल चीज नहीं होगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। होंगे कंफ्यूज या नहीं होंगे? तो यहां पर आपके व्यूज जानना चाहूंगा बेटा, बोलिए बेटा, एनी प्रॉब्लम? सो हमारे बच्चों का कहना है कि कोई डाउट नहीं है। तो आशुतोष बेटा, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे। सो एमपी टू एफसी और एफसी टू एमपी जाना हमने सीख लिया था। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लें, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि अब इस
टॉपिक में आपका कोई डाउट नहीं बचा है तो एक या दो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन देता हूं, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने ध्यान से। तो कॉन्सेप्ट जीडीपी एमपी गिवन है आपको 1000 करोड़ है, आपका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको यहां पर 80 करोड़, आपको एनएफआईए दिया हुआ है -100, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 150, सब्सिडी आपको दिया हुआ है यहां पर 50, और इसके बाद आपको यहां पर डेप्रिसिएशन एनएफआई एनएडी सब हो गया। चलिए आपको फाइंड करना है यहां पर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। सबसे पहले आंसर सिद्धार्थ जैन ने भेज दिया है हमारे पास। देखते हैं बेटा सिद्धार्थ आपका आंसर सही है कि गलत है, चेक करेंगे बेटा एक बार। बाकी सब लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि आंसर 720 आ रहा है। देखिए बेटा जीडीपी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एमपी फाइंड करना है हमें एनएनपीएफसी। तो ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन भी होगा, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए भी होगा, और एमपी टू एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी भी होगा। यहां पर एक चीज मैं बता दूं बेटा आपको, जब आपको एनआईटी दे दिया गया है तो वहां पर फिर सब्सिडी का कुछ भी नहीं करना बेटा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि यहाँ पे टैक्स और सब्सिडी का जो सेटलमेंट है वो हो चुका है बेटा। और बाकी मैं लाइन से देख रहा हूं कि सबके जो आंसर है वो 670 आ रहे हैं, यानी उन्होंने वो गलती नहीं की। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं तो उसके बाद सब्सिडी का कुछ भी नहीं करना है बेटा आपने, क्योंकि आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिए गए हैं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिए हैं तो बेटा सब्सिडी का फिर कोई भी लेना देना वहां पे नहीं है, सब्सिडी को कुछ भी नहीं करना बेटा अपन ने। अब क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं बचा या बचा? सो नहीं बचा डाउट, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग सिर्फ ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसी को डिस्कस करते जा रहे थे। जरा चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो 3 मेथड भी है, अभी प्रैक्टिकल टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल टॉपिक अभी आना बाकी है, और कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे कि डिस्पोजेबल इनकम भी आना बाकी है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आना बाकी है, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, वो कॉन्सेप्ट भी आने बाकी हैं, पर कैपिटा नेशनल इनकम आना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट जो बेसिक था चैप्टर का वो यहाँ पर मैंने क्लियर किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब आपको ये टॉपिक परेशान नहीं करेगा और परेशान कर भी नहीं सकता बेटा। सो रेडी हो जाइए चैप्टर पढ़ने के लिए, और मैं चाहूंगा कि अपने जो आईसीआई मॉड्यूल आपके पास है वो आप ओपन कर लीजिए जल्दी से, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आपको दिखाई देगा। यहां पर पहुंचना है आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आपको दिखाई देगा, और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है नेशनल इनकम की, यूजफुलनेस, आखिर क्यों साल भर हम डेटा इकट्ठा करते रहते हैं नेशनल इनकम का, अरे कोई फायदा भी है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। तो भैया इसका एस्टिमेशन है वो क्यों हो रहा है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चंस आते हैं या तो 2 नंबर के और या फिर 3 नंबर के। तो मिनिमम यूजफुलनेस जो याद रखनी है वो या तो 4 पॉइंट याद करने, या फिर कितने याद रखने बेटा 6 पॉइंट, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो कम से कम हम 6 पॉइंट्स लिखेंगे, और 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 पॉइंट, कि क्यों स्टडी की जाती है नेशनल इनकम की। इसके बाद वेरियस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आप काफी सारे पढ़ चुके हैं,
जीडीपी, जीएनपी, ये सब आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स जो है वो पढ़ने बाकी है अभी। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वो मेथड हमें पढ़ना अभी बाकी है। और उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, इंडिया में कैसे मेजर करते हैं, क्या है। और उसके बाद कुछ और चीजें हैं, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन इतना आसान नहीं होता है। अरे भैया इतना आसान कहाँ से, लोग बताते ही नहीं है रियल इनकम कितनी है। आप बताते हो क्या, या आपके पेरेंट्स बताते हैं कभी आपकी नेशनल इनकम कितनी है? हमारी इनकम ही नहीं बताते, हम अपनी इनकम सही बताते हैं क्या? हम जो पैसा कमाते हैं हम बताते हैं कि सही में कितना पैसा कमा रहे हैं? हमारे घर वालों को नहीं पता होता कई बार कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं। सो बेसिकली जो डेटा आता है, क्या वो डेटा रियल भी होता है क्या? तो आंसर है नो। क्योंकि इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसका नाम होता है ब्लैक मनी। नाम सुना कभी आपने ब्लैक मनी? ब्लैक मनी होती है इकोनॉमी में। ब्लैक मनी वो पैसा नहीं है जो आपने बेईमानी से कमाया। ब्लैक मनी वो है चाहे कमाया आपने ईमानदारी से, लेकिन आपने उस पर टैक्स नहीं पे किया। कितनी ईमानदारी से क्यों ना कमाया हो आपने पैसा, बहुत ईमानदारी से कमाया होगा पैसा आपने, लेकिन आपने भैया टैक्स पे नहीं किया। जिस पैसे पर आपने टैक्स पे नहीं किया वो ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी इंडिया में कम नहीं है बेटा। तो यहां पर हम अपना पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि सर क्या सिर्फ चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, क्या थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते हैं? तो बेटा तैयार हो जाओ, थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम। आइए, क्यों एस्टिमेशन करते हैं नेशनल इनकम का? तो पहला पॉइंट ये कहता है कि भैया इससे फायदा ये होता है कि आपकी इकोनॉमी की जो एग्जैक्ट कंडीशन है वो हमें पता लग जाती है कि आपकी इकोनॉमी की एक साल में परफॉर्मेंस, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस क्या रही आपकी इकोनॉमी की। कि साहब लास्ट ईयर हमारी जो जीडीपी थी, लास्ट ईयर जो हमारी जीडीपी थी वो 2000 करोड़ थी। इस साल जो हमारी जीडीपी है वो 3000 करोड़ हो गई है। ये डेटा जब आप पढ़ते हैं इससे क्या पता लगा आपको? ये डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, पिछले साल की जीडीपी 2000 करोड़ थी, इस साल की जीडीपी 3000 करोड़। ये डेटा पढ़ लिया आपने। अब इससे क्या पता लगा आपको कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है? जीडीपी बढ़ गई ना आपकी। जीडीपी पहले कितनी थी? 200 करोड़, अब कितनी हो गई? 300 करोड़। तो 200 करोड़ की जीडीपी 300 करोड़ पे आ गई बेटा। इससे क्या पता लगा, क्या पता लगा लिया इससे हमने कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई कि नहीं हुई है? तो ग्रोथ हुई है, ये मानना है निधि का। निधि कह रही है कि सर ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में। थैंक यू बेटे बताने के लिए। सो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में, साफ पता लग रहा है। जीडीपी 2000 करोड़ से 3000 करोड़ हो गई है, तो ग्रोथ हुई है। तो कैसे पता लगा कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस क्या है इकोनॉमी की? जैसे हम इस साल की बात करें तो ये साल हो सकता है हमारे लिए बेटर हो, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे लोगों के लिए बेटर नहीं था। हमने देखा कि हमारी जीडीपी काफी कम हो गई है। जीडीपी की ग्रोथ रेट तो नेगेटिव में चली गई थी बेचारी, ग्रोथ हो ही नहीं पाई। लास्ट ईयर बहुत चैलेंजेस लेके आया था, लेकिन हो सकता है कि ये साल हमारे लिए कुछ बेटरमेंट लेके आए। तो जीडीपी कम हुई, उससे तो पता लगा कि इस साल खराब था। लास्ट ईयर हमारी जीडीपी कम थी, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुई, तो उससे पता लगा ना कि वाकई में ये साल हमारे लिए काफी बुरा था। हमारी इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट था वो नहीं हुआ, और परफॉर्मेंस जो थी इकोनॉमी की वो पुअर परफॉर्मेंस थी, बेटर परफॉर्मेंस नहीं थी। ये हमें पता लगा पता। सो बेसिकली इसीलिए ही नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं हम लोग। नेशनल इनकम एस्टिमेशन करते ही इसलिए हैं हम लोग क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहला तो ये रीजन हो गया। अब यहां पर आपके लिए एक और जानकारी, ये जानकारी ये है कि बेटा जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आप आंसर पॉइंट्स बना के देंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर सीधे 1 2 3 4 जो पॉइंट है वो पॉइंट दे दिए गए हैं, इसकी कोई हेडिंग नहीं है। आप एग्जाम में ये गलती मत करना। आप एग्जाम में पॉइंट्स बनाना, जैसे इसका पॉइंट आप ये बना सकते हो कि हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइजिंग द शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ये यहाँ पर क्या बन जाएगी? हेडिंग बन जाएगी आपकी। तो ये आपकी हेडिंग बन गई। डिटेल में जो 2-3 लाइन आपको मेंशन करनी है आप मेंशन कर दी, लेकिन अगर पॉइंट बना के लिखेंगे नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले को लगेगा कि नहीं भैया बच्चों को आता है। अब आपने पॉइंट बनाने सीधा 4 पॉइंट आपने लिख दी डिटेल में, अब डिटेल पूरी पढ़ने कौन बैठेगा वहां पे? उससे बेटर हुआ है कि वो पॉइंट्स को पढ़ेगा। अगर पॉइंट आपने सही लिखे हैं तो शायद अंदर का मैटर भी सही होगा। ये चेक करने वाले की सोच हो सकती है, तो अंदर भी सही लिखना। ये नहीं कि हेडिंग तो सही लिखी है, अंदर हम शोले की स्टोरी लिख के आ गए, तो स्टोरी नहीं लिखनी है बेटा उसके अंदर।
जो पॉइंट है उसको ही वहां पे डिस्क्राइब करना है बेटा। तो पॉइंट्स बना रहे हैं, जितने पॉइंट बना के लिखेंगे नंबर उतने ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट बनवा दिया मैंने आपका। तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर पैराग्राफ है, इसकी हेडिंग क्या होगी? एनालाइजिंग द शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। हो जाएगा क्या बेटा? समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? और ऐसा किया तो फायदा किसका? किसका फायदा है बेटा? ये यस पीयूष बेटा, फायदा आपका भी और हमारा भी बेटा। आपका रिजल्ट अच्छा है तो हमारा भी तो फायदा है, दोनों का फायदा बेटा। तो पॉइंट्स बना रहे बेटा आपको यहाँ पे। सेकंड पॉइंट पे चलेंगे तो सेकंड पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पैटर्न है वो हमें पता लगेगा कि इकोनॉमी में कौन सी चीजों की डिमांड ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर आप हेडिंग बनाएंगे डिटर्मिनेशन द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये हेडिंग यहां पर बनेगी, डिटर्मिनेशन द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये हेडिंग यहां पर बना दीजिए। आगे डिटेल आपको पता ही है। बाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कैसे हो रहा है? रिच लोगों के पास ज्यादा पार्ट जा रहा है कि पुअर के पास ज्यादा पार्ट जा रहा है? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बेस पे तो डिमांड होगी, क्योंकि अगर रिच पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो वो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा करेगा। पुअर की बढ़ेगी तो वो तो पहले बेसिक नीड तो पूरी कर रहा है बेचारा अपना, बेचारा बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पा रहा, लग्जरी तो बहुत दूर की बात है उसके लिए। तो यहाँ पर पैटर्न डिसाइड करता है और उसके बेस पर जो बिजनेस है वो फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर डिमांड को। डिमांड का जो पैटर्न चला आ रहा है उस डिमांड पैटर्न के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं? फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में किस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने वाली है और किस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होने वाली है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है इकोनॉमिक वेलफेयर। थर्ड पॉइंट हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में है। अब ये इकोनॉमिक वेलफेयर की बात यहां पर कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि वेलफेयर बड़ा ही खतरनाक चीज है। तो यहां पर आप हेडिंग लिखेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर। यहां पर जो आपकी हेडिंग होगी वो हेडिंग होगी इकोनॉमिक वेलफेयर। आपकी हेडिंग होगी। ये वेलफेयर बहुत अजीब चीज है। हालांकि यहाँ पर वेलफेयर को जोड़ा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम से या साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम से जोड़ दिया इन्होंने, जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे कई इकोनॉमिक्स ऐसे हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनकम का सीधा रिलेशन होता है वेलफेयर से। यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। सोच समझ के आंसर देना बेटा। तो आप एक एक ऐसे पर्सन का एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं जिस पर्सन के पास हम इनकम देख रहे थे कि उसकी जो इनकम थी पहले बहुत ज्यादा थी, अब उसकी इनकम उससे भी ज्यादा हो गई है। पहले एक आदमी की सैलरी थी 1 लाख, 1 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी थी, मंथली सैलरी 1 लाख। अब उसकी सैलरी जस्ट डबल हो गई, 2 लाख रुपए हो गई। तो क्या उसका वेलफेयर हो गया? तो आंसर है नो। एग्जैक्टली हम यस या नो नहीं कह सकते, क्योंकि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस सैलरी को इंक्रीज करने के लिए उसे क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े। तो एक आदमी जिसको पहले 1 लाख रुपए सैलरी मिलती थी, अब सैलरी 2 लाख रुपए मिलती है, लेकिन लाइफ का रिस्क ज्यादा बढ़ गया है, तो उसका वेलफेयर नहीं हुआ। पहले वो बाहर अपने ऑफिस से बैठ के काम करता था, अब उसको माइंस के अंदर जाना पड़ता है और माइंस के अंदर जाके काम करना पड़ता है। तो लाइफ का रिस्क बढ़ा के अगर सैलरी बढ़ी है तो ये वेलफेयर नहीं है। हालांकि वेलफेयर बेसिकली हम इनकम से ही देखते हैं, इनकम बढ़ती है तो वेलफेयर बढ़ता है, मान लेते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक्स ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकम बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है। नहीं, इनकम बढ़ने से वेलफेयर हर बार बढ़ेगा, बढ़ सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि कभी बढ़ेगा ही नहीं, नो, बढ़ सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस इनकम को बढ़ाने के लिए आपने काम क्या किया, आपको क्या काम करना पड़ा। तो उस बेस पर हम पता लगा लेंगे। हाँ रुपेश, बिल्कुल सही बात है बेटा, वेलफेयर डिक्रीज हो गया साथ में। पहले तो लाइफ का रिस्क कम था ना, 1 लाख सैलरी थी, लेकिन ऑफिस में बैठा आराम से, एसी चल रहा है, वैसे ठंडी हवा खा बैठ गया, मजा आ रहा है उसको बैठ के। तो वहां वहां पर उसका वेलफेयर क्या था? ज्यादा था। लेकिन यहाँ पर वेलफेयर क्या हो गया बेटा? कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। तो वेलफेयर भी मैटर करता है। वैसे नॉर्मली वेलफेयर इनकम से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हेडिंग आप इकोनॉमिक वेलफेयर लेंगे, डिटेल आपके सामने है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या कह रहा है, जरा ये भी देख लें।
तो नेक्स्ट की जो हेडिंग है वो हमारे स्टूडेंट ने हमें भेजी है। क्या बात है बेटा, वेरी गुड पुलकित। अगर एक बार बताने पर आप इतना बेटर समझ जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। ये हेडिंग हमें पुलकित ने भेजी है कि नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग हो सकती है कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम। वेरी गुड बेटे, कीप इट अप। तो ये हेडिंग बिल्कुल सही हेडिंग है इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए एग्जैक्ट हेडिंग यही है। इससे हमें पता लगता है कि हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए बेटा, मैं एक बात आपको बताता हूं। अगर हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और अभी में क्या डिफरेंस आया, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। अगर मैं बात करता हूं 1951 की, हालांकि 1947 में आजाद हो गए थे हम लोग, लेकिन डेटा जो अवेलेबल हुआ 1951 के बाद हम डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो यहां पर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उस पर डिपेंडेंसी लोगों की सबसे ज्यादा थी। लगभग 72% लोग जो थे वो इस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पर, प्राइमरी सेक्टर पर। सेकेंडरी में इनकी क्वांटिटी कम थी और टर्शियरी सेक्टर में तो और भी कम थी। देखिए, फर्स्ट में आता है एग्रीकल्चर, सेकंड में आती है इंडस्ट्रीज, थर्ड में आती है सर्विसेज। तो इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, ये होता है सेकेंडरी सेक्टर, और ये टर्शियरी सेक्टर है आपका, थर्ड सेक्टर आपका, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर सबसे कम लोग हुआ करते थे। कोई भी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ये इस बात से पता चलता है कि वहां पर कितने लोग प्राइमरी में हैं और कितने टर्शियरी में, कितने सेकेंडरी में। जहां पर प्राइमरी में लोग ज्यादा और टर्शियरी में लोग कम हैं, वहां पर हम उसको कहते हैं कि ये इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, बैकवर्ड इकोनॉमी है। और अगर इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर है, जैसे एट प्रेजेंट सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर है, हमारी जो 60% जीडीपी आती है ना, वो 60% जीडीपी हमारी सर्विस सेक्टर से आती है। 60% जीडीपी हमारा सर्विस सेक्टर दे रहा है। हालांकि आज भी 49% लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है और लगभग 28 या 29% जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में हैं। तो बेसिकली इतने कम लोग, 28% मिलके 60% इनकम जनरेट कर रहे हैं, और बाकी जो 49% लोग एग्रीकल्चर में हैं, ये लगभग 19% जीडीपी हमें क्रिएट करके देते हैं। यानी जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का पार्ट है वो 19% है भैया, 19%, और सर्विस सेक्टर का 60%। तो ये शो करता है कि जब इकोनॉमी में ये सेक्टर, यानी हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो बढ़ता जाता है, इट मींस हम डेवलपमेंट की तरफ चल पड़े हैं और हम जो है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ने वास्तव में डेवलपमेंट किया है, और वो डेवलपमेंट जो हुआ है वो 1991 के बाद हुआ है, जब हमने एलपीजी पॉलिसी को स्टार्ट किया था। सो बेसिकली हमारी नेशनल इनकम काफी बढ़ी है और टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, जो 60% पर पहुंच गया है, ये इस बात को प्रूव करता है कि इंडियन इकोनॉमी अब डेवलप हो रही है और बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। सो यहाँ पर कंपोजिशन स्ट्रक्चर नेशनल इनकम का शो करता है कि हमारी इकोनॉमी कितना डेवलप हो रही है और डेवलपमेंट किस रेट से हो रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। तो यहाँ की हेडिंग भी हमें स्टूडेंट ने भेज दी है। क्या बात है, आप लोग पहले से ही काफी सारा डेटा याद करके बैठे हैं, काफी अच्छी बात है बेटा। बेटा ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है, इसे उस पॉइंट को समझाने के लिए है, ये एग्जाम में लिखना नहीं है बेटा आपको। ये सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। ये आपको याद नहीं था 72%, 49%, ये याद नहीं करना बेटा आपको। जहां पर याद करना होगा जरूर बताऊंगा बेटा कि ये चीज आपको याद करनी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो नेशनल इनकम स्टेट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें। तो यहां पर ज्यादा बेटर जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी फॉर चूजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। आपकी नेशनल इनकम जो स्टेट्स हैं वो बताते हैं कि अब गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बनानी है। जैसे लास्ट ईयर हमारी जीडीपी काफी कम थी, काफी कम हो गई थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें कई करोड़ों का एक
एक लोन या एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए फंड्स अवेलेबल कराए गए कि इस सेक्टर को हम इतने फंड्स दे रहे हैं, इस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर को इतना फंड देंगे, सेकेंडरी को इतना देंगे, सर्विस सेक्टर को इतना देंगे। हमने काफी सारे फंड्स जो थे वो हमारी गवर्नमेंट ने हमें अवेलेबल कराए, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल एक डाउन कंडीशन में आ गई थी और उससे एक बिग पुश की जरूरत थी, जिस पुश से वो इकोनॉमी ऊपर जाए। और वो 20,000 करोड़ का करीबन आपको एक लोन अमाउंट सैंक्शन किया गया था कि ये पैसा जो है बांटा जाएगा, ये फंड्स जो है ये इकोनॉमी के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो जो पॉलिसीज बनती हैं वो भी नेशनल इनकम एस्टिमेशन के बेस से बनती है, क्योंकि हमें पता लगाना होता है कि हम कहां पर चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी अभी किस कंडीशन में है। तो बेसिकली बेटा यहां पर कितना लिखना है, तो अगर बेटा देखो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो बेटा 2-2 3-3 लाइन सफिशिएंट है उस पॉइंट को समझाने के लिए। क्योंकि अगर आपने 4 पॉइंट लिखे हैं बेटा तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे 2। 6 पॉइंट पे तो तब पहुंचना है जब क्वेश्चन 3 नंबर का हो, बाकी तो बेटा काम वैसे ही हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, और अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये बता रहा है, तो यहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इनकम अर्नर्स। तो यहां पर हम मेजरमेंट ऑफ इक्विलिटी एंड इनइक्वालिटी कर सकते हैं। यहाँ की जो हेडिंग है वो हो सकता है मेजरमेंट ऑफ इक्विलिटी एंड इनइक्वालिटी। तो मेजरमेंट करता है कि इकोनॉमी में इक्विलिटी इंक्रीज हो रही है या इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। तो मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है यहाँ पे कि इकोनॉमी में इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। जो रिच है वो ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर बेचारे और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। कहानी बहुत खराब है बेटा। लेकिन जब हमें पता लगता है कि इनइक्वालिटी कितनी है, उसके बेस पे गवर्नमेंट अपनी टैक्स पॉलिसी बनाती है। गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी क्या है पता है आपको? अमीरों से लो, गरीबों को दो। अमीरों से लो और गरीबों को दो। आपने देखा वो तराजू होता है नापने का, एक भारी एक हल्का है, तो क्या करें बराबर करने के लिए, जो भारी है उसमें से निकाल लो, जो हल्का है उसमें डाल दो, तो शायद कुछ बैलेंस हो जाए। यही काम करते हैं बेटा, गवर्नमेंट भी यही काम करती है। जो रिच है उनपे हैवी टैक्सेशन होता है, बहुत सारा टैक्सेशन उनके ऊपर, और वो पैसा देते हैं फिर किस काम के लिए? वेलफेयर के लिए। जो पुअर है उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एमजी नरेगा जैसे प्रोग्राम चलाते हैं हम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट चला रखा है ना हमने, क्यों चला रखा है? ताकि भैया जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको एम्प्लॉयमेंट दे दे। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट तो देंगे उनको। 100 डेज का था, 150 डेज का हो गया है कि साहब 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे हर आदमी को। हर घर से कम एक आदमी को 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे। गारंटी एक्ट है वो, काम की गारंटी है, काम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये काम यहाँ पर अपन ने किया है, उसके बेस पर हम अपनी पॉलिसीज बना पाए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ये यहां पर हेडिंग आप दे सकते हैं बेटा। अच्छा मैं एक बात यहां पे आपसे पूछूंगा, इंडिया और अमेरिका इसको कंपेयर करते हैं, तो यहां पर अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम में कितना डिफरेंस है? पर कैपिटा इनकम में कितना डिफरेंस है? तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है लगभग 2000 इंडिया और अमेरिका $2000 पर ईयर पर एनम, और अमेरिका की है $52,000 पर एनम। अब इससे खतरनाक कंपैरिजन और क्या करो बेटा, कहां $2000, कहां $52,000। जब ये कंपैरिजन आपके सामने आया तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो बेटा आप लोग? बता दो, आप बता दो बेटा। हाँ बिल्कुल, पॉपुलेशन का तो इफेक्ट है ही है, मान रहा हूं मैं, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा उनकी कम है, मान लिया, लेकिन फिर भी बेटा डिफरेंस तो देखो आप, एक बार डिफरेंस देखो तो सही बेटा।
2000 और 52,000, यानी कि वहां का एक आदमी लगभग $50,000 हमसे ज्यादा कमाता है हर आदमी, और $50,000 है बेटा वो। तो बेटा जहां पर अगर बात आ रही है इनकम की, तो बेटा वो हमसे ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन ये डेटा जो है बेटा ये कोरोना से पहले का डेटा है, और कोरोना से पहले के बाद अब अमेरिका की हालत भी खराब है। तो अब जब नया डेटा आएगा तो पता लगेगा कि पर कैपिटा इनकम में कितना चेंज आया। तो हो सकता है कि जो डिफरेंस है थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, ज्यादा कम नहीं होगा बेटा। आप ये सोचो कि ज्यादा कम हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है। सो बेसिकली जब कंपैरिजन होता है तो इससे हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो लोन के लिए, आपको पता है 1991 में जब हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, आपने फाउंडेशन जब पढ़ी तो फाउंडेशन में आपने बेटा पढ़ा होगा, फाउंडेशन में आपने पढ़ा था कि एलपीजी पॉलिसी अपन ने अडॉप्ट की थी 1991 में, उससे पहले हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर थी। पढ़ा था आप लोगों ने? तो उस पुअर कंडीशन को दूर करने के लिए क्या किया था हमने? तो हमने कहा साहब हम तो इंसॉल्वेंट होने वाले थे, हमारे फॉरेक्स खत्म हो गए थे, करीबन 3 वीक्स इंपोर्ट कर सकते थे, $1.1 बिलियन ही बचा था हमारे पास, खत्म, इकोनॉमी फिनिश। तो हमने लोन मांगा। पुलकित बेटा मिक्स इकोनॉमी तो हमने 1947 में अडॉप्ट कर ली थी बेटा। 1947 में जब हमने अपनी इकोनॉमी अडॉप्ट की थी तो मिक्स इकोनॉमी तब से चल रही है, 1991 में ऐसा कुछ नहीं किया था बेटा, ये तो पहले चल रहा है। हमने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा और वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने बोला साहब आपकी पेइंग कैपेसिटी तो है नहीं, आप कहां से दोगे, आपकी तो पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आप तो वैसे बर्बाद हो चुके हो, आपके पास कोई सोर्स है नहीं, आप कहां से दोगे पैसा। तो बेटा लोन भी उनको मिलते हैं जो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, अंबानी को लोन चाहिए, सोच समझ के आंसर देना, वैसे तो सोचने समझने की जरूरत ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी सोचे समझेंगे तो कैसे पार पड़ेगी। अंबानी को लोन चाहिए, अंबानी ने बैंक में फोन किया मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा, क्या कहेगा बैंक? तो हमारे बच्चों का कहना है कि दे देगा लोन, बैंक जो है वो लोन दे देगा, एग्जैक्टली लोन दे देगा, मना क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि इसकी पेइंग कैपेसिटी है, वो पे कर देगा। लेकिन एक आम आदमी बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक कहता है भैया ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये डॉक्यूमेंट रह गया, ये डॉक्यूमेंट रह गया, ये सारे डॉक्यूमेंट लगाओ, सैलरी स्लिप लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सारे दुनिया भर के डॉक्यूमेंट लगा दो, और बाद में बोलते हैं सॉरी सर हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, क्राइटेरिया जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं करते। इकोनॉमी के साथ भी ऐसा ही होता है। 1991 में जब लोन देने से मना कर दिया था ना, तब बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गोल्ड मॉर्गेज किया था हमने अपना, तब मिला था लोन हमको, पर उस टाइम कोई लोन देने के लिए रेडी नहीं था। आज इंडिया मांग लेना लोन वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो भैया घर आके लोन देके जाएंगे वो लोग, क्योंकि आज हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो बेटा इकोनॉमी क्यों लोन फंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, और वो कंडीशन किससे पता लगती है, उसकी नेशनल इनकम से। कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपको अपना पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। भैया यूएनओ तो पहले भी था ना, तब इंडिया को कोई पूछता नहीं था, इंडिया को क्यों पूछते हैं वो, क्योंकि आज इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है भैया, नेशनल इनकम की कोई कमी नहीं है हमारे पास, अच्छी नेशनल इनकम हमारे पास है, इनकम का लेवल बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ रहा है, हमारे लोग पूरी दुनिया में जाके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का कहना है कि पाकिस्तान को कैसे मिलेगा लोन। बेटा बहुत बड़ी कहानी है, तसल्ली से बैठेंगे, तसल्ली से बताऊंगा बेटा, उसके पीछे रीजन कुछ और है बेटा। सो यहाँ पर हम अगला जो पॉइंट है बेटा वो देखने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी डेटा। तो मॉनेटरी डेटा जो होता है हमारा वो नेशनल इनकम से ही मिलता है। यहाँ पर हेडिंग आप बना सकते हैं फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी डेटा। सो हमारे जो इकोनॉमी की फाइनेंशियल कंडीशन है, जो मॉनेटरी कंडीशन है, उसको शो करता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बताता है कि हमारी कंडीशन क्या है, और उसके बेस पर जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज बनाती है फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, कंटिन्यूअसली जीडीपी बढ़ रही है और वो सिर्फ प्राइसेस बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, तो वो इन्फ्लेशन का रीजन हो सकता है, और उस केस में गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के एफर्ट्स लगाती है।
तो ग्रोथ की और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अगर कोई है तो उससे रिलेटेड पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम से हम क्या कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में हेल्प करती है बेटा। इसकी जो हेल्प है वो यहां पर हो जाती है जब हम इकोनॉमी के बारे में कुछ फोरकास्ट करना चाहते हैं और प्रोजेक्शन कर सकते हैं अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमी, कि अभी इकोनॉमी में पिछले 10 साल से ये हो रहा है तो फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी में शायद ये होने वाला है। तो उसका जो प्रेडिक्शन है वो आप कर सकते हैं किससे? नेशनल इनकम एस्टिमेशन से। 9 पॉइंट है, मैक्सिमम 6 पॉइंट। रीजन क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर इतना ही कवर करेगा बेटा। 9 पॉइंट बताने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना आपको इतने पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन आंसर लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। पॉइंट्स बनाकर ही आंसर देना है, बिना पॉइंट्स आप आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये तो शुरुआत है। इसके बाद जो चैप्टर हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे उसकी बहुत सारी यूनिट है और सारी यूनिट में जो आंसर दिए हुए हैं वो सीधा ऐसे दिए हुए हैं कि पूरा पैराग्राफ लिख दिया। हमें ये गलती नहीं करनी है बेटा, हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें पॉइंट्स बनाने हैं, हेडिंग लिखनी है और फिर आंसर देना है। तो चलिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पर पहुंच गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नमन बेटा पॉइंट्स के जो एक्सप्लेनेशन है उसमें लैंग्वेज आप अपनी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट सही होना चाहिए बस। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और चलते हैं हम अपने मुद्दे पर। मुद्दा है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो उसमें से 8 तो आप पढ़ चुके क्या? पढ़ भी चुके, समझ भी चुके। तो यहां पर आइए वापस से स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट को और डिटेल से पढ़ेंगे और यहां पर ये जो SNA है इसको आप अंडरलाइन कर लेना, याद रहेगा बेटा। बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस हैं हम वही फॉलो करते हैं जो डेफिनेशंस हमें दी है यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स यानी SNA ने डेवलप किया है। तो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट यही के दिए हुए हैं, इन्हीं के कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बेटा। तो SNA को याद रखना बेटा, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। SNA का फुल फॉर्म है, याद रखिए इसको। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और सबसे पहले चलेंगे GDP। आई थिंक अब मेरे को शायद इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। याद है GDP आपको? Value of all final goods and services produced in a domestic territory of a country during an accounting year is called GDP at market price। चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहां पर। GDP is a measure of the market value of all final economic goods and services gross of depreciation produced within the domestic territory of a country during a given time period, means accounting year। अब यहां पर कुछ बातें जो मैंने आपको पहले बताई थी, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, बाहर से क्या आया और गया वो हम यहां पर ऐड नहीं करते। दूसरा ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट है यानी डेप्रिसिएशन इसमें एडेड है। अभी तक अपन इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लेस करते ही ये ग्रॉस से नेट में चेंज हो जाएगा। तो अभी कॉन्सेप्ट ग्रॉस चल रहा है, नेट पर नहीं पहुंचे बेटा हम लोग। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पर एक एग्जांपल दिया है कि एक चाइनीज सिटीजन है और वो काम कर रहा है टेम्परेरीली इन इंडिया में काम कर रहा है। तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो इंडियन GDP का पार्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्शन वो इंडिया में कर रहा है। सिटीजन चाइना का या कहीं और का है वो, लेकिन भैया काम कहां कर रहा है? इंडिया में। तो इंडिया की GDP में काउंट होगा। और अगर इंडियन सिटीजन है और उसकी एक फैक्ट्री है अदर कंट्री में, लाइक जर्मनी में उसकी है, तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया की GDP का पार्ट नहीं होगा, वो जर्मनी की GDP का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात हो रही है बेटा। तो आपकी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ वही GDP में काउंट होगा। बाहर का जो मसला है वो GNP में देख लेंगे बेटा, अभी उसको देखने की जरूरत नहीं है।
अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल पुलकित, इसमें बेटा जो डेप्रिसिएशन है वो एडेड है, इसलिए कॉन्सेप्ट ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो ये नेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जीडीपी के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे सामने लिखा हुआ है और ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं। बेसिकली जीडीपी जिस फॉर्मूले की बात कर रहा है वो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन के 3 मेथड होते हैं बेटा। पहला होता है आपका प्रोडक्शन मेथड, दूसरा आपका इनकम मेथड होता है और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड आपके होते हैं और मैं ये सोच रहा हूं कि पहले ये तीनों मेथड भी एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लिए जाए। प्रैक्टिकल टॉपिक है, सारे जो न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं वो इन 3 के बेस पे बन रहे हैं और ये जो जीडीपी की डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने दी है ये बेसिकली प्रोडक्शन के बेस पे दिए उन्होंने और प्रोडक्शन मेथड में जो फॉर्मूला है वो आपके सामने दिया हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इस फॉर्मूले को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप प्रोडक्शन मेथड पढ़ लेंगे तो ये फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जीडीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करने बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से जानते हैं आप, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज or only the value added by the production process would be included in GDP। भैया जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ही ऐड होती है, इंटरमीडिएट वैल्यू जो गुड्स है उनकी वैल्यू कभी हम ऐड नहीं करते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, याद है क्या बेटा आपको? एंड व्हाट इज फाइनल गुड्स? क्या होती है फाइनल गुड्स? सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू कंज्यूम। याद है क्या बेटा आपको? ये वो प्रोडक्ट हैं जो रेडी टू कंजम्पशन, तो जो कंज्यूम करने के लिए रेडी होते हैं बेटा वो प्रोडक्ट होते हैं फाइनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? फाइनल प्रोडक्ट है हमारा कौन सा? जो रेडी टू कंज्यूम है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही जोड़ा जाता है और फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही क्यों जोड़ा जाता है इसका भी एक एग्जांपल दिया था हमने। एग्जाम्पल ये था कि भैया अगर पहले वाले जो बीच के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं अगर उनकी वैल्यू को जोड़ने बैठेंगे तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए कि आज की जो क्लास आपने पढ़ी है इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई हमारी और कितनी हो गई आपकी? बताओ। एग्जैक्टली बेटा पता लगाना बेटा पॉसिबल भी नहीं है। कैसे पता लगाएं कि कितने लाइट जला दिया हमने? जब आप क्लास में बैठे होते हैं, चलिए अभी जब हम वैसे भी देख रहे हैं कि अब तो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और फेस टू फेस क्लासेस भी चलेंगी। सो बेसिकली एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट बैठे हैं तो उन 50 में से कौन सा स्टूडेंट कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, क्या ये पता लगाना पॉसिबल है? क्या पता लगा लो कि भैया पहले नंबर पे तो मिस्टर राम बैठा, राम ने तो सब इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है और शाम ने इतनी की है और सीता ने तो की ही नहीं, बेचारी ने साइड में बैठी है कोने में, पंखे की हवा ही नहीं आ रही उसको, एसी बहुत दूर लगा हुआ है, पंखे की हवा आ रही नहीं है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की? कुछ नहीं करी। तो एग्जैक्टली एक स्टूडेंट कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है बेटा ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जोड़ते ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं। लेकिन जब बात इनकम कैलकुलेशन की आती है तो हम इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उसको लेस कर देते हैं बेटा। ये प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला है बेटा। मैंने अभी आपको कहा कि हम प्रोडक्शन मेथड को एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद ये चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो पहली बात तो इंटरमीडिएट गुड्स होती क्या है? ये वो गुड्स हैं जो या तो रीसेल के लिए होती हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए होती है। यहां पर भी बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सेम चीज, सेम प्रोडक्ट, एक ही चीज
फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। कैसे? हम कई बार ढाबे पे खाना खाने जाते हैं, वैसे आप लोग तो बड़े बड़े होटल्स में जाते होंगे, लेकिन हम जैसे गरीब लोग ढाबे पे भी जाते हैं बेटा कभी कभी खाना खाने के लिए। और ढाबे पे खाना खाने के बाद क्या होता है कि वहां पर पड़ी होती है चीनी, सौंफ और चीनी होता है ना, जो हम ऐसे हाथ में भर लेते हैं, जब तक वो पूरा खाली ना हो जाए उतना सारा भर लेते हैं, फिर सारा खा लेते हैं, फिर एक दो बार और ले लेते हैं, जब तक वहां से निकलते नहीं 3-4 बार तक हो जाता है। सो वहां पर जब शुगर आपने कंज्यूम किया तो वो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट था, चीनी फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन एक कंपनी, पार्ले जी ले लो, पार्ले जी क्या बनाता था? बिस्किट बनाता है पार्ले जी। तो पार्ले जी कंपनी के लिए वो जो चीनी है, जो शुगर है, वो क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि उससे वो बिस्किट बनाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रही है चीनी, शुगर। तो शुगर फाइनल प्रोडक्ट भी है, क्योंकि उसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं, खाते ही हैं, और उसको हम प्रोडक्शन की यूज में भी ले सकते हैं। तो सेम प्रोडक्ट, आपने गाजर उठाई, गाजर खा ली, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, गाजर का हलवा बनेगा, तो गाजर क्या होगा? इंटरमीडिएट हो गई, क्योंकि गाजर से क्या बनेगा? गाजर का हलवा बनेगा। सेम चीज थी ना बेटा। तो सेम चीज यूज करती है, मैटर करता है कि क्या यूज में लिया जाएगा उसको, डिपेंडेंट ऑन यूज। उसका यूज क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि वो फाइनल प्रोडक्ट है या फाइनल है या इंटरमीडिएट है। ये डिसाइड करेगा कौन? कौन डिसाइड करेगा उसका यूज, कि उसको यूज किस तरह लिया जा रहा है। समझ आया क्या बेटा? तो एक ही चीज हो सकती है क्या? फाइनल भी और इंटरमीडिएट भी दोनों हो सकती है क्या? चलिए, बच्चों का मानना है कि सर दोनों हो सकती है। सर एक ही चीज है, यूज कैसे होगा बस वो पता लगेगा। कुछ चीजें डायरेक्ट भी यूज हो सकती हैं और इनडायरेक्टली भी यूज हो सकती हैं, तो दोनों तरह का जो यूज है वो सेम होता है। लेकिन हम वैल्यू सिर्फ फाइनल गुड्स की ही जोड़ते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम जोड़ते ही नहीं है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी भी ऐड नहीं की गई है, ऐड की भी नहीं जाती है। ऐड की जाती है तो सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही ऐड किया जाता है। सो आज के लिए इतने। आज यहां तक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए एक बार। इससे आगे बढ़ेंगे हम कल, और कल जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो मैं पहले चाह रहा हूं कि पहले जो हमारे 3 मेथड हैं, हम तीनों जो मेथड हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनको भी डिस्कस कर लें, ताकि प्रैक्टिकल पार्ट चैप्टर का कंप्लीट हो जाए। फिर यहां से सिर्फ जो अपन को मेन मेन चीजें देखनी है वो हम देखें और चैप्टर को कंप्लीट कर दें। तो कल वापस से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, और पहले मैं आपको जो 3 मेथड है हमारे, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो तीनों क्लियर करवाने जा रहा हूं। यस पुलकित बेटा, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्शन का पार्ट होती है, जो रीसेल के लिए होती है, वो भी इंटरमीडिएट ही है, कि मैंने लिया है और मुझे आगे बेचना है, तो वो भी इसको इंटरमीडिएट ही कहते हैं बेटा। तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा आपका। और कल पहले तीनों मेथड पढ़ाऊंगा और इसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो जीडीपी में और भी कुछ चीजें हैं थ्योरी में जो हमें पढ़नी है, लेकिन पहले कल हम अपने तीनों मेथड पढ़ेंगे, और तीनों मेथड पढ़ने के बाद बढ़ेंगे बेटा आगे। तो मिलते हैं बेटा आपसे कल, और कल बढ़ते हैं इससे आगे।